अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम टू डायमेंशनल अरे के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपी के बलूचिस्तान की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 अरेज एंड स्ट्रिंग्स में आता है, जबकि सिंध की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 अरेज में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट जान पाएंगे टू डायमेंशनल अरे का क्या कॉन्सेप्ट होता है, टू डायमेंशनल अरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है और इसके इंडेक्सेस को किस तरह से एक्सेस किया जाता है। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके जरिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सेसिंग टू डायमेंशनल एरे इंडेक्स विद एग्जांपल्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे जब भी कोई टू डायमेंशनल एरे बनाते हैं तो उसकी एलिमेंट्स को हम लोग उसकी इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग समझेंगे कुछ एग्जांपल्स की मदद से। सबसे पहले एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमें कहा जा रहा है क्रिएट अ टू डायमेंशनल एरे। हमने एक टू डायमेंशनल एरे बनाना है ऑफ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, जिसके कुछ इस तरह की 3 रोज होंगी और 4 जो है वो कॉलम्स होंगे। और एंड में हमें कहा जा रहा है मेक श्योर दैट यूजर एंटर्स द एरे एलिमेंट्स, यानी ये जो यहाँ पर वैल्यूज लिखी जाएंगी हमारे प्रोग्राम के अंदर, ये वो वैल्यूज होंगी जो यूजर हमें बताएगा। इससे पिछली वीडियोस में जब हमने एरे को इनिशियलाइज किया था तो हमने देखा था कि वो वैल्यूज हम लोग खुद एंटर कर रहे थे, यानी जो भी प्रोग्रामर उस कोड को लिख रहा था वो एंटर कर रहा था। अब हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो यूजर से पूछेगा कि वो यहाँ पर क्या वैल्यू डालना चाहता है। तो आइए इस चीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं इंटीजर डाटा टाइप का, जिसका नाम रख लेते हैं ARR। अब इस एरे की कितनी रोज होनी चाहिए? इस एरे की जिस तरह एग्जांपल में लिखा था 3 रोज और 4 कॉलम्स होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 रोज और 4 कॉलम्स आ गए। ये हमने अपने एरे को डिक्लेयर करा दिया। अब हमने क्या करना है, एक ऐसा कोड लिखना है जिसकी मदद से इन तमाम वैल्यूज को यूजर से पूछकर फिल किया जाए। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप का। फॉर लूप का इस्तेमाल इन रोज को एक्सेस करने और इन कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए किया जाएगा, यानी कि इन रोज को इस्तेमाल करने और कॉलम्स को इस्तेमाल करने के लिए। फॉर लूप हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं फॉर, जिसमें हम लोग एक फॉर लूप का वेरिएबल यानी कि एक इंटीजर वेरिएबल i इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं और ये i हमारे पास स्मॉलर देन 3 होना चाहिए। स्मॉलर देन 3 इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे पास 3 रोज हैं। तो और रो का इंडेक्स यहाँ पर देखा जा सकता है, जिस तरह कि आपको याद भी होगा कि रो का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है एरे के अंदर, और 0 1 2 3 रोज थी, 3 रोज थी, तो 0 1 2 2 इज स्मॉलर देन 3। तो यहाँ पर हमने लिखा कि i स्मॉलर देन 3 तक जाए और हर दफा प्लस प्लस हो जाए। यानी इस लूप की मदद से हम लोग रो 0 पे जाएंगे, फिर जब i प्लस प्लस होगा तो रो 1 पे आ जाएंगे और फिर i प्लस प्लस होकर रो 2 पे आ जाएंगे। अब जिस तरह के आपको याद हो कि ये एक टू डायमेंशनल एरे है, इसमें किसी भी अगर ब्लॉक पर मैंने जाना है तो उस पर जाने के लिए मुझे रो का भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ कॉलम का भी पता होना चाहिए। तो अभी तो हमने एक लूप लगाया जो रो की वैल्यू को चेंज कर रहा है, यानी पहले हम इस रो में होंगे 0 में, 0 से क्योंकि हमारा लूप वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 में होंगे जब प्लस हो जाएगा और फिर जब दोबारा प्लस होगा तो रो 2 में आ जाएंगे। दरअसल ये रो 3 है लेकिन इसका इंडेक्स 2 है तो हम इसको रो 2 ही बोल रहे हैं। अब इसी तरह हमने एक लूप लगाना है जो कॉलम्स के लिए हो, और जब रो और कॉलम दोनों को हम लोग मिला लेंगे तो उसकी मदद से हम लोग एक ब्लॉक पे आ जाएंगे, एक 2D एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल रो 0 होती और सेकंड कॉलम होता, तो रो 0 सेकंड कॉलम हम लोग इस ब्लॉक पे आ जाएंगे। तो आइए अब कॉलम वाला लूप लगाते हैं
और वो लूप जो है इसी लूप के अंदर लगेगा। इसकी वजह हम अभी समझते हैं। यहाँ पर हमने एक और लूप लगाया जिसमें हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं j, जिसकी वैल्यू को भी 0 पे हमने इनिशियलाइज करवाया, क्योंकि बिल्कुल रो की तरह कॉलम के इंडेक्स भी 0 से ही शुरू होते हैं। और कहाँ तक जाएंगे? स्मॉलर देन 4 तक, क्योंकि इसके इंडेक्स अगर देखा जाए तो 0 1 2 3 ये स्मॉलर देन 4 है, क्योंकि 4 ही कॉलम थे। और हर दफा j की वैल्यू को हम प्लस प्लस कर देंगे ताकि अगले कॉलम पर मूव किया जा सके। अब यहाँ पर ये लूप के अंदर लूप लगाने का मकसद ये था कि पहली दफा जब ये आउटर लूप जो बाहर वाला लूप है वो चलेगा तो i की वैल्यू 0 होगी, यानी कि हम लोग 0 रो में होंगे। अब i की वैल्यू 0 के लिए ये वाला लूप चलेगा 4 दफा, क्योंकि j 4 तक जा रहा है। तो i की वैल्यू 0 के लिए पहले j की वैल्यू 0, क्योंकि j 0 से स्टार्ट हो रहा है, और फिर उसके बाद j की वैल्यू 1 तो इस वाले ब्लॉक में, फिर i की वैल्यू 0 ही के लिए j की वैल्यू 2 तो इस वाले ब्लॉक में, फिर i की वैल्यू 0 के लिए ही j की वैल्यू 3 इस वाले ब्लॉक में। तो ये करते करते हमने इस पूरी रो की चारों के चारों कॉलम्स को एक्सेस कर लिया और इनको हमने विजिट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हमने अगली रो पर जाना है। तो अगली रो पर जाने के लिए ये लूप जब एंड होगा तो i की वैल्यू दोबारा प्लस हो जाएगी। प्लस होगी तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, यानी हम इस वाली रो पे आ जाएंगे, रो 1 पर। और इस रो 1 के लिए भी ये j वाला लूप 4 दफा चलेगा और ये चारों ब्लॉक भी हम लोग फिल कर लेंगे। फिर दोबारा i की वैल्यू प्लस होके क्या हो जाएगी? 2 के लिए भी j की वैल्यू 4 दफा प्लस सॉरी स्टूडेंट 0 से 3 तक जाएगी और ये तमाम सेल को हम लोग एक्सेस कर लेंगे। अगली दफा जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू 4 हो जाएगी और ये लूप हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो जाएगी। सॉरी स्टूडेंट, जब i प्लस होगा अगली दफा तो 2 से क्या हो जाएगी? 3, और 3 जब हो जाएगी तो i इज स्मॉलर देन 3 नहीं है, क्योंकि वो इक्वल टू हो गया है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप नहीं चलेगा। तो अभी हमने क्या किया कि इन दो लूप्स की मदद से, इन दो लूप्स को इस्तेमाल करते हुए हमने एरे के तमाम इंडेक्स को एक्सेस कर लिया, उनको हमने विजिट कर लिया। अब हमने इनके अंदर यूजर से वैल्यू को इनपुट करना है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पर पहले लिखते हैं कि यूजर के पास लिखा हुआ आ जाए कि एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू। अब कौन सी वैल्यू एंटर करनी है? वैल्यू एंटर करनी है आई रो, एंटर द वैल्यू फॉर रो। कौन सी रो में वैल्यू एंटर करनी है? जो ये आई की वैल्यू होगी। तो एंटर द वैल्यू फॉर रो आई, और कॉलम कौन सा है? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एंड कॉलम, कॉलम कौन सा होगा? जे होगा। तो यहां पर हम लोगों ने जे लिख दिया। इससे क्या होगा कि हमारे पास लिखा आएगा एंटर द वैल्यू फॉर रो आई एंड कॉलम जे। तो अगर i की वैल्यू 0 होगी और j की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 होती है तो लिखा आ जाएगा एंटर द वैल्यू फॉर रो 0 एंड कॉलम 2। तो रो 0 और कॉलम 2 यहां पर आके वो वैल्यू सेव हो जाएगी। जब ये सी आउट करा दिया, यूजर हम एक वैल्यू एंटर करेगा, अब उस वैल्यू को सेव कराना है सी इन की मदद से। कहां सेव करवाना है? एरे के अंदर। और एरे के कौन से इंडेक्स पर? आई रो और जे कॉलम, इस इंडेक्स पर उसको सेव करा दिया। प्रोग्राम को कंट्रोल एस करके हमने सेव किया और एग्जीक्यूट में जाके इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। यहाँ पर ये एक सिंटेक्स एरर आ गया है, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना था, तो ये हमने वो लगाया, कंपाइल एंड रन किया। अब आप देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट आ रही है एंटर द वैल्यू फॉर रो 0 एंड कॉलम 0, यानी कि इस वाली जगह की वैल्यू एंटर की जाए। तो जब इस वाली वैल्यू जगह की वैल्यू एंटर हम लोग फॉर एग्जांपल 5 कर देते हैं या 58 कर देते हैं। इसी तरह अगली जगह की वैल्यू एंटर रो 0 एंड कॉलम 1, इस वाली रो 0 और कॉलम 1 की वैल्यू को एंटर करें। तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू एंटर कर देते हैं। फिर कॉलम 2, कॉलम 3। अब आपने देखा जब रो 0 और कॉलम 3 की वैल्यू एंटर हो गई तो उसके बाद पूछा जा रहा है रो 1 और कॉलम 0 की वैल्यू एंटर करें। रो 1 और कॉलम 0, अब इधर आ गया कंट्रोल। अब यहाँ पर प्रोग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि आउटपुट जो है थोड़ी खराब हो रही है, क्योंकि ये जो चीज हमने प्रिंट करवाई थी कि एंटर कॉलम 0 और जो यूजर एंटर कर रहा है वैल्यू 58 वो मिक्स हो रही है। तो आइए इस चीज को जरा सॉल्व कर लेते हैं। इस चीज को सॉल्व बड़ी आसानी से हम लोग बस यहाँ पर कुछ स्पेसेस छोड़ देंगे सी आउट के अंदर और इसको कंट्रोल एस करते हैं, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। अब आप देखेंगे जब वैल्यू एंटर करेंगे तो वो डिस्टेंस के साथ आ रही है, मिक्स नहीं हो रही, पढ़ने में आसानी हो रही है। इसी तरह हमने ये तमाम वैल्यूज यहाँ पर एंटर कर दी और किस तरह एंटर की, ये तमाम हमने काम देखा इसके 2 डायमेंशनल एरे के इंडेक्स को इस्तेमाल करके, और इनके इंडेक्स को हमने विजिट किस तरह किया? इन 2 फॉर लूप्स की मदद से।
तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि अगर कभी भी हमने टू डायमेंशनल एरे बनाना हो और उसकी वैल्यूज हमने यूजर से पूछ के एंटर करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब आगे जाके हम लोग वीडियो में यही जो हमने 2D एरे एक बनाया है इसी को आगे जाके हम लोग प्रिंट करवाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रिंटिंग अ 2D एरे यानी कि टू डायमेंशनल एरे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अगर एक टू डायमेंशनल एरे बनाया है जिसके अंदर 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं और उनकी वैल्यूज एंटर की गई हैं या तो यूजर की मदद से या तो हमने खुद ही प्रोग्रामर ने ही एंटर कर दी थी। अब हमने उस एरे को प्रिंट करवाना है, तो इसको हम लोग प्रिंट कैसे करवाएंगे आइए देखते हैं। इस टाइम हम लोग मौजूद हैं अपने एक प्रोग्राम के अंदर जो कि हमने इससे बिल्कुल पिछली वाली वीडियो में देखा था। उस वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमने एक यूजर की मदद से वैल्यूज को इनपुट करके एक टू डायमेंशनल एरे बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं। हमने देखा था कि ये काम हम लोग कर सकते थे 2 फॉर लूप की मदद से। हमने 2 फॉर लूप्स का इस्तेमाल किया और उनके अंदर हमने लिखा कि एंटर द वैल्यू फॉर रो आई एंड कॉलम जे और उसकी वैल्यू को एरे के अंदर सेव करवा लिया। इस चीज को अगर एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करके देखें तो कुछ इस तरह की आउटपुट आती है कि पहले हमने 5 एंटर कर दिया, फिर 6 एंटर कर दिया, 7 एंटर कर दिया, 2 एंटर कर दिया और ये तमाम इसी तरह वैल्यूज जो है एंटर होती रहती हैं। अब यहाँ पर ये हमने एक 3 रोज और 4 कॉलम्स वाला एक टू डायमेंशनल एरे बनाया है। अब इसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे। इसको डिस्प्ले करने के लिए भी बिल्कुल पिछली वीडियो की तरह यहाँ पर भी हम लोग 2 फॉर लूप्स का इस्तेमाल करके एरे के इंडेक्स को यूज करेंगे, उनको विजिट करेंगे। यानी पहले हम इस जगह पे विजिट करेंगे, इसको प्रिंट करा देंगे, फिर इस जगह को विजिट करेंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे, फिर इस जगह को विजिट करके इसे प्रिंट करवाएंगे और फिर इस जगह को विजिट करके इसे प्रिंट करवाएंगे। अब इस जगह को विजिट करने के लिए हमें 2 फॉर लूप्स की जरूरत पड़ेगी। पहला लूप जो होगा हमें रो के इंडेक्स के बारे में बताएगा यानी रो 0 और दूसरा लूप जो होगा हमें कॉलम के इंडेक्स के बारे में बताएगा यानी कि कॉलम 0। जो पहला फॉर लूप होगा रो के लिए जो इस्तेमाल हो रहा होगा वो 0 से स्टार्ट होके 2 तक जाएगा और दूसरा फॉर लूप 0 से स्टार्ट होके 3 तक जाएगा। तो आइए इस चीज को लिखते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, 3 रोज हैं तो स्मॉलर देन 3 यानी कि 2 तक, तो यहां पर हम लोग स्मॉलर देन 3 लिख देते हैं। फिर उसके बाद ये आई प्लस प्लस हो जाएगा यानी पहले इसकी वैल्यू 0 होगी, फिर +1 होके 1 हो जाएगी और फिर +1 होके 2। इसी तरह इस लूप के अंदर एक और लूप लगाएंगे कॉलम को विजिट करने के लिए, जिसके लिए हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं j जो कि 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, स्मॉलर देन 4 यानी कि 3 तक। जिस तरह के ये यहां पर आप लोग 3 देख सकते हैं, तो स्मॉलर देन 4 लिख दिया हमने और उसके बाद यहां पर j प्लस प्लस लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इस लूप के अंदर हमने क्या करना है, हमने अपनी जो भी वैल्यूज एंटर की गई हैं उनको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोग सी आउट का इस्तेमाल करते हैं और एरे का नाम लिखकर उसके इंडेक्स की लोकेशन बता देते हैं। आई रो और जेथ कॉलम की वैल्यू को हमने प्रिंट करवाना है। अब होगा क्या कि जब ये लूप पहली दफा चलेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी और जे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। और उससे क्या होगा कि ये वाली वैल्यू जो है 0 रो 0 कॉलम वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और इसी तरह जब ये फिर j का लूप दोबारा चलेगा तो j की वैल्यू 1 ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर j की वैल्यू 2 के लिए ये वाली वैल्यू, फिर j की वैल्यू 3 के लिए ये वाली वैल्यू। अब जब j की वैल्यू 4 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि j इक्वल टू 4 हो गया है, स्मॉलर देन 4 नहीं रहा, तो ये लूप कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और कंट्रोल जो है इस वाले लूप पर आ जाएगा। तो इस वाले लूप पर जब आएगा तो i प्लस प्लस होके i की वैल्यू 1 हो जाएगी और इस वाले रो में हम लोग आ जाएंगे। और इस वाली रो के लिए भी ये वाला लूप 4 दफा चलेगा, फिर अगली रो के लिए भी इसी तरह ये लूप 4 दफा चलेगा और तमाम वैल्यूज को हम लोग प्रिंट करवा देंगे। अब यहाँ पर हम लोग कुछ स्पेसेस भी छोड़ देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में अपनी, यानी कि सी आउट स्टेटमेंट में। इससे ये फायदा होगा कि हमारा जो प्रोग्राम होगा वो बेहतर आउटपुट हमें दिखाएगा। और हर रो को प्रिंट करवाने के लिए अगली रो में आने के लिए हम लोग एक लाइन भी छोड़ देते हैं, यानी जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो पहले एक ये लाइन आएगी, फिर अगली लाइन में ये चीज और अगली लाइन में ये चीज। तो ये यहाँ पर हम लोग एक लाइन छोड़ देते हैं अगली रो में जाने से पहले, यानी आई की वैल्यू प्लस प्लस होने से पहले। एंड एल की मदद से हमने ये लाइन छोड़ दी। इसको कंट्रोल एस करते हैं और एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करके अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पहली वैल्यूज एंटर की और ये कुछ वैल्यूज जो थी
एंटर कर दी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लोकेशन पूछी जा रही है, एंटर द वैल्यू फॉर रो 1 एंड कॉलम 2। ये प्रोग्राम हमने किस तरह किया था इसको आप काफी डिटेल में इससे पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जब ये तमाम वैल्यूज एंटर कर दी तो ये आप लोग आउटपुट देख सकते हैं, और ये आउटपुट आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल एक 2 डायमेंशनल एरे जो यहाँ पर हमने बनाया था उसी की शक्ल में हमने डिस्प्ले करा दी। ये हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट आर स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स दरअसल हमारे पास एरे की एक स्पेशल काइंड होते हैं। स्ट्रिंग हमारे पास ऐसे एरे होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हम लोग मुख्तलिफ करेक्टर्स को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। वो करेक्टर हमारे पास किसी भी तरह के हो सकते हैं, और उन्हीं करेक्टर की मदद से फिर हम लोग मुख्तलिफ वर्ड्स बना सकते हैं और मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं, और उनको एक वेरिएबल के अंदर, उनको अपनी मेमोरी के अंदर सेव कर सकते हैं। ये काम हम लोग स्ट्रिंग्स या करेक्टर एरे की मदद से ही करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक स्ट्रिंग बनानी है या एक करेक्टर एरे बनाना है जिसमें हम लोग किसी स्टूडेंट का नाम सेव करना चाहते हैं। तो हम लोग एक करेक्टर एरे यानी ये CHAR करेक्टर की हमने डाटा टाइप बताई, फिर अपने करेक्टर एरे का नाम बताया जो हमने नेम रखा है, और उसकी फिर हमने बताया कि उसके अंदर कितने करेक्टर्स आएंगे यानी कि 10। तो ये हमने डिक्लेयर किया एक स्ट्रिंग यानी कि एक करेक्टर एरे। इसको हम यहाँ पर अपने डेव C++ के अंदर भी करके देख सकते हैं। सबसे पहले हमने डाटा टाइप बताई करेक्टर, फिर हमने नाम बताया अपने करेक्टर एरे का जो कि हमने रखा नेम, या इसको हम लोग कर देते हैं स्टूडेंट नेम। और इसके अंदर हमने बताया कि स्टूडेंट नेम जो भी हमने ये करेक्टर एरे बनाया है इसके अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, यानी इसके अंदर कितने टोटल कैरेक्टर्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं इसके अंदर 15 कैरेक्टर्स होंगे और 15 कैरेक्टर्स का उसका नेम होगा स्टूडेंट का। तो ये जो था हमने एक कैरेक्टर एरे यानी कि एक स्ट्रिंग बना लिया। अब यहाँ पर एक बात का ख्याल रखा जाए कि जब भी हम लोग कोई भी कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसके लास्ट में एक एडिशनल कैरेक्टर जो है ऐड कर दिया जाता है जो कि इस तरह का होता है \0। और इसको ऐड इसलिए किया जाता है ताकि हमारे प्रोग्राम को ये पता चल सके कि ये स्ट्रिंग एंड कहाँ पे हो रही है। इस चीज को अभी हम आगे चल के डिटेल में समझते हैं। अभी के लिए आपने सिर्फ ये समझना है कि अगर यहाँ पर इसकी लेंथ जो थी ये कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, वो जिस तरह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 थी, तो जब इसके अंदर 10 कैरेक्टर्स होंगे और आखिरी एक एडिशनल कैरेक्टर ऐड कर दिया जाएगा कंप्यूटर या कंपाइलर की तरफ से \0, तो इसका साइज क्या हो जाएगा 10 ये कैरेक्टर्स और एक ये, तो टोटल साइज क्या हो जाएगा 11, यानी कि साइज इसका हो जाएगा n+1। यहाँ पर n हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर देखा जाए तो ये 10 है, यानी कि n वो लेंथ है, यानी उतना नंबर है जितने कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग के अंदर हमने सेव करने थे। और +1 हमने इसलिए किया क्योंकि उसकी स्ट्रिंग के एंड में एक ये स्पेशल कैरेक्टर भी लगाया जाता है, और इस स्पेशल कैरेक्टर की मदद से हमारा कंपाइलर जो है वो ये समझता है, इस बात को पहचानता है कि स्ट्रिंग एंड कब होगा। इस चीज को अभी हम एक एग्जाम्पल की मदद से भी देखेंगे। और जब भी हम लोग स्ट्रिंग या कोई भी कैरेक्टर एरे अपनी मेमोरी के अंदर सेव करवाते हैं, जिस तरह के अभी आपने देखा कि ये हमने डिक्लेयर तो कर दिया, तो जब हमने डिक्लेयर किया तो अब हमारा कंप्यूटर इसको कुछ मेमोरी देगा। तो जब भी इसको मेमोरी दी जाती है तो इस मेमोरी के अंदर हर कैरेक्टर के लिए 1 बाइट रखी जाती है। तो यहाँ पर अगर 10 कैरेक्टर्स थे तो उन 10 कैरेक्टर्स के हर कैरेक्टर के लिए 1-1 बाइट जो है वो स्टोर कर दी जाएगी। 1 बाइट से मुराद 8 बिट्स होती हैं, जिस तरह के आपको याद होगा। अब अगर मेमोरी में इसको देखें तो फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रिंग बनाया जिसके अंदर हमने एक वर्ड सेव करना था हाइजलर, HAESLER। तो ये हमने सेव करना था। तो इसके अंदर कैरेक्टर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर n क्या होगा हमारे पास 7। तो इसके अंदर कैरेक्टर नेम में हम लोग लेंथ क्या लिखेंगे 7, और 8वां कैरेक्टर क्या होगा ये खुद से ऐड कर देगा हमारा कंपाइलर \0। तो अब इसका टोटल साइज क्या हो जाएगा 7+1 8, यानी कि n+1 इसका साइज हो जाएगा। अब अगर मेमोरी देखी जाए तो अगर पहला आपके पास जो कैरेक्टर था वो 65518 पर सेव किया गया था, तो 1 बाइट इसको मिली, तो 1 बाइट इसको मिल गई, तो अगली बाइट क्या आ जाएगी 65519, फिर 1 बाइट इसको मिल गई 19 वाली, तो 20 वाली बाइट 65520 वाली बाइट इसको मिल जाएगी, और फिर इसी तरह अगली बाइट इसको, अगली बाइट इसको, और सारे कैरेक्टर्स को 1-1 बाइट जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल इंटीजर एरेज की तरह
हमारे पास कैरेक्टर एरे भी कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में ही सेव किए जाते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि 18 के बाद डायरेक्ट जो 19 वाली मेमोरी लोकेशन होगी उसी के अंदर अगला कैरेक्टर आ जाएगा। ये नहीं होगा कि पहला 65518 पे हो और अगला 65524 पे हो, इस तरह नहीं हो सकता। कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन, जिस तरह के आपको याद होगा एक के बाद एक जो मेमोरी लोकेशन होती है उसी के अंदर नेक्स्ट इंटीजर या नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो सेव हो जाता है। अब अभी हमने ये ऊपर देखा था कि ये \0 जो है लगाया जाता है स्ट्रिंग का एंड मालूम करने के लिए। तो ये इस तरह पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर जो है या हमारा कंपाइलर जो है यहां से कैरेक्टर्स को रीड करना शुरू करता है।